इस वीडियो में हिंदी व्याकरण का महत्वपूर्ण चैप्टर स्वर संधि कवर करेंगे जो आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगा। आजकल विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में समान हिंदी व्याकरण के क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं। अपने आप को हिंदी में अच्छा करने के लिए चक्षु पब्लिकेशन की ये वाली बुक आप खरीद सकते हैं। चक्षु पब्लिकेशन की समान हिंदी की बुक सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है, चाहे आपका कोई भी एग्जाम हो, यूपीएसआई, यूपी टीजीटी, पीजीटी, सीटेट, यूपी टेट, यूपी ट्रिपल एससी या फिर यूपीपीएससी या फिर कोई भी केंद्रीय परीक्षा। यहाँ पर एक ही बुक में आपको 2000 से अधिक बहुविकल्पीय प्रश्न मिलेंगे। सारे प्रश्न अकॉर्डिंग टू सिलेबस दिए गए हैं। अगर आप इसके विषय सूची पर गौर करेंगे तो आप पाएंगे कि हर एक पॉइंट को अच्छे तरीके से कवर करने की कोशिश की गई है। अगर आप इतना पढ़ सकते हैं तो आप किसी भी परीक्षा में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। यहाँ पर जो भी चीजें महत्वपूर्ण है उनको टेबल या फिर ग्राफ के तौर पे समझाने की कोशिश की गई है। क्वेश्चन बैंक पर गौर करेंगे तो आप पाएंगे कि जो भी क्वेश्चन पूछा गया है वो इससे पहले कहाँ पूछा गया था ये यहाँ बताया गया है। इससे आप परीक्षा के लेवल के मुताबिक खुद को तैयार कर पाएंगे। तो किसी भी परीक्षा के हिंदी व्याकरण के लिए ये बुक बेस्ट है। अगर आप इस बुक को बाय करना चाहते हैं तो डायरेक्ट लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो सबसे पहले बात करेंगे संधि के बारे में। संधि तो संधि क्या होती है? तो संधि मतलब कि जोड़। जैसे कि पहले जो युद्ध होता था उसके बाद संधि होती थी, तो संधि मतलब कि आप जोड़ कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको संधि और समास में एक चीज़ का अंतर समझना होगा। जो समास होता है उसमें भी जोड़ होता है, संधि में भी जोड़ होता है। लेकिन संधि में क्या होता है कि जो वर्ण होते हैं, वर्ण मतलब कि अक्षर, इनका मेल होता है, लेकिन समास में शब्दों का मेल होता है। तो यह एक कॉमन अंतर है और आप इसे अच्छे से समझ लेंगे कि समास में शब्दों का मेल होता है लेकिन संधि में वर्णों का मेल होता है। तो संधि में होता क्या है कि जब दो निकटवर्ती जो वर्ण होते हैं मिल करके एक नया परिवर्तन लाते हैं उसे हम कहते हैं संधि। संधि का परिभाषा कई बार पूछा गया है, जहाँ पे रिटन एग्जाम होते हैं, जैसे किसी का मेंस हो रहा है तो वहाँ पे पूछा जाता है संधि के बारे में बताइए। तो संधि के बारे में यही है कि यह दो निकटवर्ती वर्णों का परस्पर मेल होता है और वहाँ पे अगर कोई परिवर्तन होता है तो उसे हम कहेंगे संधि। जैसे कि यहाँ पे देखिए सत धन आनंद, सत है और इसके साथ जब आनंद को जोड़ा गया है तो बन गया है सदानंद। कितना परिवर्तन हो गया है? तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इसमें का त जो कि हलंत है, आधा त है, और इसमें का अ दोनों मिलकर के बना दिए हैं द, यानी कि आधा त था उसके बाद अ आया मिल करके बन गया द। तो एक नया वर्ण बन गया, मतलब कि यहाँ पे संधि हुई है। इसी तरह सम धन तोष, तो ये हो गया संतोष। इसी तरह आप देखेंगे देव धन इंद्र, ये हो गया देवेंद्र। भानु धन उदय, ये हो गया भानुदय। तो ये हो गई संधि। संधि मतलब कि दो निकटवर्ती वर्णों के मेल से अगर कोई विकार उत्पन्न होता है तो उसे हम कहते हैं संधि। अब देख लेते हैं संधि कितने प्रकार की होती है। अगर आप एग्जाम में देखेंगे तो कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि संधि के कितने प्रकार होते हैं। तो संधि के कुल मिला के 3 प्रकार होते हैं। 3 प्रकार मतलब कि स्वर संधि पहली, व्यंजन संधि दूसरी, विसर्ग संधि तीसरी। अगर बात करें किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तो उसमें स्वर संधि के सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। व्यंजन और विसर्ग से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन स्वर संधि के अपेक्षा इससे कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज की यह वीडियो अगर आप देखेंगे तो संधि के लिए पार्ट 1 होगी। इसमें हम केवल और केवल स्वर संधि को कवर करेंगे। एक वीडियो और उपलब्ध है जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ जाकर आप दूसरी वीडियो देख पाएंगे जो कि व्यंजन और विसर्ग संधि के लिए उपलब्ध है। तो जैसा कि आपने देखा कि संधि होती है 3 प्रकार की, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, लेकिन परीक्षा में स्वर संधि ज़्यादा पूछी जाती है। तो आज के इस वीडियो में स्वर संधि को ही देखेंगे। अब बात करते हैं स्वर संधि की, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि स्वर क्या होता है। तो आपने सुना होगा स्वर और व्यंजन। तो स्वर और व्यंजन 2 चीज़ें होती हैं। तो स्वर में क्या होता है कि जो अ, आ ये सब आते हैं इसको हम स्वर कहते हैं। इसके अलावा व्यंजन में जो क, ख, ग, घ अज्ञातक है उनको हम व्यंजन कहते हैं। तो आपने देख लिया कि स्वर में क्या होता है कि अस, आ, ई, उ जो ये स्वर है। तो अगर स्वरों के साथ स्वर का मेल होता है, मतलब कि जो प्लस का चिन्ह है उसके पहले भी स्वर हो और बाद में भी स्वर हो, तो इस तरह में अगर कोई परिवर्तन होता है तो इसे हम कहेंगे स्वर संधि। इसे हम क्या कहेंगे? स्वर संधि। तो ये होता है स्वर संधि जिसमें कि प्लस के आगे भी स्वर आना चाहिए, प्लस के बाद भी स्वर आना जरूरी है। जैसे कि अगर आप इसमें देखेंगे तो इसमें क्या हुआ है, विद्या, इसमें लास्ट में आ है, विद्या के लास्ट में आ है और प्लस, इस प्लस के बाद फिर से आ है, यानी कि इस प्लस की दोनों तरफ आ है।
तो दोनों स्वर हैं, तो ये संधि कौन सी हो जाएगी? स्वर संधि। और उदाहरण यहाँ पे दिए गए हैं, जैसे कि आप देखेंगे कि मुनि धन इंद्र, यानी कि इसका हो जाएगा मुनिंद्र। और इसी तरह श्री धनीश, इसका हो जाता है श्रीश। यहाँ पे आप देखेंगे कि प्लस के दोनों तरफ ई है, दोनों स्वर हैं, यानी कि यह स्वर संधि है। श्री धनीश, तो यहाँ पे प्लस के पहले श्री स्वर है, उसके बाद भी स्वर है, तो यहाँ पर भी यह भी स्वर संधि हो गया। गुरु धन उपदेश, तो प्लस के पहले स्वर है, उसके बाद भी स्वर है, यानी कि यह भी एक स्वर संधि ही है। आप देखेंगे कि स्वर संधि कितने प्रकार की होती है। स्वर संधि की कुल मिला के 5 प्रकार होते हैं, जो कि परीक्षा में फ्रिक्वेंटली कई बार पूछे जाते हैं कि स्वर संधि के कितने प्रकार हैं, बताइए। तो स्वर संधि के 5 प्रकार हैं और आपको उनको देखना होगा, उनके नाम आपको याद रखना जरूरी है। जैसा कि पहला है दीर्घ संधि, दूसरा है गुण संधि, तीसरा है वृद्धि संधि, और चौथा है यड़ संधि, और पांचवा है अयादि संधि। तो आपको इनका नाम भी याद रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे दीर्घ संधि के बारे में। तो देखिए, ये है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि में होता क्या है कि दीर्घ का पहले मतलब जान लीजिए। दीर्घ मतलब होता है बड़ा, दीर्घ मतलब बड़ा। इसका एक सूत्र है अका संवर्णे दीर्घ, मतलब कि कुछ भी रहेगा तो दीर्घ हो जाएगा, कहने का ये मतलब है। तो दीर्घ का मतलब होता है कि बड़ा हो जाना। जैसे कि अ या फिर आ के बाद अ या फिर आ जाए तो आ बनता है, मतलब कि कुछ भी होगा तो बड़ा वाला बनेगा। जैसे कि अगर अ या फिर आ में पूछा जाए कि कौन बड़ा है, तो आ बड़ा है। इसी तरह अ या फिर आ के बाद अ या फिर आ जाए तो क्या बनेगा? आ बनेगा। यानी कि अगर अ के बाद आ आता है तभी भी आ के बाद आ आता है तभी भी आ के बाद अ आता है तभी भी आ, मतलब कि कभी भी बड़ा वाला ही बनेगा। इसी तरह सेम टू सेम होता है, जैसे कि अगर छोटी ई या फिर बड़ी ई के बाद छोटी ई या फिर बड़ी ई आती है तो इसका हो जाता है बड़ी ई। जैसे कि अगर इसका आपको एक उदाहरण बताएं तो पहला उदाहरण आप देख सकते हैं, पुस्तक धन आलय, सही हो गया पुस्तकालय। यहाँ पे देखिए प्लस से पहले क्या है? अ है, क्योंकि पुस्तक में लास्ट में क है और क तो एक व्यंजन है और व्यंजन में क्या अंत में जुड़ा है? अ। तो पुस्तक में अ है और इसके बाद आलय में शुरू में क्या है? आ है, यानी कि अ और आ ये दोनों मिलेगा तो क्या हो जाएगा? आ। क्योंकि ये दीर्घ संधि होता है कि जब भी सेम स्वर मिले तो ये क्या हो जाते हैं? दीर्घ हो जाते हैं। और दीर्घ मतलब कि बड़ा। अगर अ आ रहेगा तो आ हो जाएगा, ई रहेगा तो बड़ी ई हो जाएगी। अगर यही चीज ऊ या फिर ऊ बड़ाऊ में रहे तो ये हो जाता है बड़ाऊ। तो मतलब समझने का, आपको बताने का ये मतलब बताना चाहते हैं कि जो भी रहेगा अगर सेम है तो उसका बड़ा वाला हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे कई उदाहरण दिए गए हैं और अगर ऑब्जेक्टिव वाला एग्जाम है तो आपसे उदाहरण ही पूछे जाते हैं। ऑब्जेक्टिव के एग्जाम में परिभाषा तो पूछा नहीं जाएगा, वहाँ पे आपसे पूछा जाएगा तो उदाहरण दे दिया जाएगा आपसे, या तो संधि विच्छेद पूछ लिया जाएगा या फिर ये पूछा जाएगा कि बताइए कि कौन सी संधि है। उदाहरण देख लेते हैं और उदाहरण को समझना बेहद जरूरी है। जैसे कि पुस्तक धन आलय, तो ये हो गया पुस्तकालय। अब परीक्षा में कैसे क्वेश्चन पूछेगा? तो परीक्षा में पूछेगा कि पुस्तकालय में कौन सी संधि है, या फिर पुस्तकालय का संधि विच्छेद करिए। इसके अलावा अगला उदाहरण है विद्याधन अर्थी। तो विद्या को अगर यहाँ पे हम लिख दें विद्याधन अर्थी, तो यहाँ पे लास्ट में क्या है? आ है और प्लस के बाद क्या है? अ है। कुछ भी रहेगा अगर दोनों सेम है अ या आ में तो क्या बनेगा? आ बनेगा। ये दीर्घ संधि का हमने फार्मूला देखा है। तो यानी कि अब क्या हो जाएगा? विद्यार्थी हो जाएगा। यहाँ पे आ और अ मिलकर के बन गया आ। इसी तरह रवि धन इंद्र, तो इसमें छोटी ई का मंत्रा है और इसमें भी छोटी ई का मंत्रा है। छोटी ई का मंत्रा प्लस छोटी ई का मंत्रा मिलके क्या हो जाएगा? बड़ी ई हो जाएगा। यहाँ पे मिस टाइपिंग है, यहाँ पे ये रविंद्र होना चाहिए इस तरह। जैसे कि इसमें देखिए गिरिधन ईस, तो इसमें कौन सी मात्रा है? तो इसमें बड़ी ई की मात्रा है, उसके बाद फिर से बड़ी ई आ गई है और इसका रिजल्ट क्या होगा? बड़ी ई, यानी कि गिरिधन ईस बराबर है गिरीश। भानुधन उदय, तो इसमें छोटा ऊ का मंत्रा है, इसमें छोटा ऊ है,
लेकिन मिलकर क्या बनेगा, हमेशा बड़ा वाला बनेगा, यानी कि बड़ा ऊ बन जाएगा। इसमें क्या है, बड़ा ऊ है, इसमें भी बड़ा ऊ है, लेकिन बड़ा हो चाहे कुछ भी हो, लेकिन हमेशा क्या होगा, रिजल्ट बड़ा ही आएगा। ये फार्मूला होता है दीर्घ संधि का। यानी कि आप ये समझिए कि आपको परीक्षा में कैसे समझा, मतलब कि पहचानना है कि दोनों सेम होंगे। प्लस के पहले या तो अ या आ होगा, प्लस के बाद या तो अ या आ होगा। अगर इस तरह की कंडीशन बनती है तो उनका रिजल्ट हमेशा और हमेशा बड़ा वाला होगा। और आपको एग्जाम्पल पर तो खास ध्यान देना है, क्योंकि एग्जाम्पल ही आपसे परीक्षा में पूछे जाएंगे। पूछ लिया जाएगा कि बताइए गिरिधन इसको अगर मिलाते हैं तो क्या बनेगा, और आपको उदाहरण दे दिया जाएगा, गिरीश, गिरीश, गिरी, या फिर इनमें से कोई नहीं, इस तरह उदाहरण दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि गिरिधन इस बराबर क्या होगा। तो सही उत्तर होगा ये वाला, क्योंकि कुछ भी हो, हमने दीर्घ संधि में देखा कि क्या हो जाता है, दीर्घ हो जाता है। तो कुल मिला के इस संधि में बस यही है कि अगर सेम आएगा प्लस से पहले और प्लस के बाद, इन दोनों की मतलब कि अ या आ में से, तो हमेशा उसका क्या होगा, दीर्घ होगा। इसमें से अगर कोई आता है तो हमेशा क्या, दीर्घ होगा। बढ़ते हैं आगे अगले संधि की तरफ। तो अगली संधि है गुण संधि, जो कि जो स्वर संधि है उसका अगला पार्ट है, यानी कि ये दूसरे नंबर पे आता है। देखिए गुण संधि में क्या होता है कि अ या आ के बाद, अ या फिर आ के बाद क्या आ सकता है, ई या फिर ई, ठीक, या फिर ऊ या फिर बड़ा ऊ, ओ या फिर रे, ये आ सकता है। तो अ या आ के बाद अगर कोई भी ई आए, चाहे छोटी हो या फिर बड़ी हो, तो इसका बन जाता है ए। अगर ऊ या फिर ऊ आए अ या आ के बाद ही, चाहे छोटा हो या फिर बड़ा हो, तो इसका क्या बनेगा, जब इसका आज बन जाएगा ओ। और अगर री आता है तो इसका बन जाता है अर। तो देखिए इसमें और जो दीर्घ संधि बीती है उसमें क्या डिफरेंस है। तो दीर्घ संधि में और इसमें डिफरेंस केवल इतना है कि दीर्घ संधि में सेम आते थे, मतलब कि उसी, मतलब कि जैसे अ आया तो अ आ ही आ रहा है, अ आ के बाद ई नहीं आ रहा है, ई के बाद ई ही आ रहा है। लेकिन यहाँ पे गुण संधि में परिवर्तन हो जाता है। इसमें क्या होता है कि अ या फिर आ प्लस से पहले आएगा, प्लस से पहले केवल यही आएगा, प्लस के बाद अगर ई या फिर बड़ी ई आता है तो ए, ऊ या फिर बड़ा ऊ आता है तो ओ, री आता है तो अर हो जाएगा। ये इसका फार्मूला है, आप इसे जैसे मन वैसे याद रख लीजिए। जरूरी है यहाँ पे उदाहरण को समझना, क्योंकि आपसे उदाहरण ही पूछा जाएगा परीक्षा में। यहाँ पे देखिए उदाहरण है नर धन इंद्र बराबर क्या हो गया, नरेंद्र। तो यहाँ पे नर में क्या है, नर में जो र लास्ट में, इसमें र में क्या है तो अ है, क्योंकि र में अ मिला हुआ है, क्योंकि अगर र को आप तोड़ेंगे तो आधा र और प्लस अ ऐसे होता है। तो र के लास्ट में अ है और इसके साथ प्लस में क्या आया है, ई। तो अभी हमने फार्मूला देखा कि अ या फिर आ के बाद ई या फिर ई आए तो क्या होगा, ए हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे ए हो जाएगा। तो नर धन इंद्र बराबर क्या हो गया, नरेंद्र। उसी तरह सुर, सुर धन इंद्र बराबर क्या हो गया, सुरेंद्र। सुर में लास्ट में क्या है, अ है और यहाँ पे ई है, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। उसी तरह अगला देखते हैं तो ज्ञान धन उपदेश। देखिए पहले वाले से कोई मतलब नहीं है कि पहले में क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है, आपको सिंपली प्लस से आगे वाले को देखना है। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है ज्ञान धन उपदेश, तो इसमें है अ, क्योंकि हर में हो मतलब प्रत्येक जो व्यंजन होता है उसमें स्वर समाहित होता है, अ प्लस इसमें ऊ है, और जब अ के बाद ऊ आता है तो क्या हो जाता है, ओ हो जाता है। तो यहाँ पर भी ओ हो जाएगा, यानी ज्ञान धन उपदेश बराबर है ज्ञानोपदेश। भारत धन इंदु बराबर है भारतेंदु। ये क्वेश्चन बहुत बार आपके परीक्षा में पूछा गया है। देव धन ऋषि, तो देव में क्या है, अ है और इसमें शुरू में क्या है, री है। तो अगर अ या फिर आ के बाद री आए तो क्या होता है, अर हो जाता है, मतलब कि ऊपर मंत्रा लगता है, उड़ंतुआ जिसको हम बोलते हैं। तो ये हो जाएगा देवर्षि। इसी तरह महर्षि होता है, तो महर्षि में क्या होता है, महाधन ऋषि। तो इसका हो जाता है क्या, यहाँ पे आ है, यहाँ पे री है, तो अ या फिर आ के बाद अगर री आए तो क्या हो जाएगा, अर,
यानी कि इसका हो जाएगा महर्षि, ये इसका हो जाएगा। सर्वधन इच्छड़, तो ये हो जाएगा सर्वेक्षण। तो इस तरह आपको उदाहरण पे खासा फोकस देना है। वैसे हमने कोशिश किया है कि यहाँ पे हम वही उदाहरण को लें जो कि एग्जाम में कई बार पूछा गया है, जो कि अगर आपको थोड़ा बहुत याद रखता है तो डायरेक्ट एग्जाम में आपके काम आ सकता है। बढ़ते हैं अगले संधि की तरफ, जो कि होगी तीसरी, और यह है वृद्धि संधि। तो अभी तक आपने देखा पहली स्वर संधि, दूसरी गुण संधि और तीसरी संधि है वृद्धि संधि। तो वृद्धि संधि में क्या होता है, अ या आ के साथ अगर ए या फिर आए आए तो आय बन जाएगा। मतलब कि यहाँ पे अगर हम लिख दें आसान भाषा में, अ या फिर आ के बाद ए आए या फिर आए आए, ये दोनों आए तो क्या बन जाएगा, आय, यानी कि वृद्धि हो जाएगी। वृद्धि मतलब क्या होता है, बड़ा। और इसी तरह अ या फिर आ के बाद ओ या फिर औ आए तो यहाँ पर भी वृद्धि हो जाएगा, ये हो जाएगा औ। वृद्धि संधि में बस यही दो फार्मूले हैं कि जब अ या आ के बाद ए या फिर आए आए तो आय हो जाएगा, अ या आ के बाद ओ या फिर औ आए तो औ हो जाएगा। बस यही दो हैं। और देखा जाए तो क्वेश्चन वृद्धि और अयादि इन दोनों से बहुत ज़्यादा पूछता है, क्योंकि ये थोड़े हार्ड होते हैं और जब भी हार्ड क्वेश्चन बनाना होगा तो यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे उदाहरण देख लेते हैं, आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। उदाहरण है मत धन एकता। मत धन एकता, तो मत में क्या है, लास्ट में अ है और इसमें शुरू में क्या है, ए है। तो अब आपको जैसे कि यहाँ पे दे दिया कि मत धन एकता में कौन सी संधि है, तो आपको तुरंत अपने दिमाग में देखना होगा कि भाई जो अ या फिर अ के बाद अगर किसी में ए आता है तो ये कौन सी संधि होती है। तो देखिए अ के बाद ए आता है तो ये वृद्धि संधि में ऐसा कंडीशन आता है, और इसमें जब अ के बाद ए आएगा तो क्या होता है, हमेशा उसमें वृद्धि हो जाती है, मतलब कि बड़ा वाला हो जाता है। जो भी होगा उसमें वृद्धि हो जाएगी। तो इसमें जब वृद्धि हो जाती है तो यहाँ पे देखिए मत धन एकता बराबर है, यहाँ पे ऐ का मंत्रा हो गया है मतैकता। उसी धन एक, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है एकाएक वाला, क्योंकि लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा गलती करते हैं। तो एक धन एक बराबर होता है एकाएक। तो इसमें एक में क्या है, यहाँ पे हम समझा देते हैं आपको। इसमें अ है और इसमें ए है, तो जब अ के बाद ए आता है तो क्या हो जाता है, आय हो जाता है। तो यहाँ पे आपने देखा आय हो जाता है, यानी कि अब हो जाएगा एक और इस पर आय का मंत्रा और कैक, एकाएक। उसी तरह धन धन ऐसड़ा, धनैसड़ा, सदा धन एव, सदैव, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। देखिए आपको इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखना है, क्योंकि इस वीडियो के लास्ट में इन्हीं जो स्वर संधि है इससे हम प्रैक्टिस कराएंगे। लगभग 10 से 12 क्वेश्चन होंगे और उसी समय आपको पता चल जाएगा कि आपकी संधि की तैयारी कितना है। तो वीडियो को थोड़ा अच्छे से देखना है आपको, ताकि आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनका उत्तर आप सही हमें कमेंट करके बता पाएँ कमेंट बॉक्स में। तो अगला है महाधन ओज। तो देखिए महा में क्या है कि महा में अगर आप देखेंगे तो आ है लास्ट में, क्योंकि महा इसमें हो में है, आ है और इसके साथ ओ। तो जब आ के बाद ओ का मंत्र आता है तो क्या हो जाता है, औ हो जाता है, क्योंकि अभी आपने यहाँ पे देखा है कि जब आ के बाद कुछ भी होगा तो ओ हो जाएगा। तो इस तरह आपको आसानी से याद रखना होगा कि जो भी होगा इसमें वृद्धि में क्या होता है, वृद्धि हो जाती है। आपको उदाहरण पे खासा फोकस रखना है। उदाहरण डायरेक्ट पूछे जाते हैं, आपसे फार्मूला वहाँ पे नहीं पूछा जाता है। कभी भी आपसे फार्मूला नहीं पूछा गया है देखा जाए तो, लेकिन उदाहरण बहुत बार पूछे गए हैं और बदल बदल के उदाहरण पूछे जाते हैं। बढ़ते हैं आगे, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इसे लाइक कर दीजिए। और आपको बता दें कि हिंदी व्याकरण की जो भी वीडियो ऑलरेडी अपलोड है आप उन्हें देख सकते हैं, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया जा चुका है। तो अगली जो संधि है वो है यड़ संधि, और देखा जाए तो ये चौथे नंबर पे आती है। इसका फार्मूला ये है कि यदि छोटी ई या फिर बड़ी ई के बाद कोई अन्य स्वर, मतलब कि अगर अ आ जाए तो हो जाएगा य, अगर यहाँ पे आ आएगा तो यहाँ पे या हो जाएगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अगर यहाँ पे ऊ या फिर ऊ के बाद कोई अन्य स्वर आए, मतलब अ आ जाए तो क्या हो जाएगा, व। अगर आ आएगा तो वाह हो जाएगा। इसके साथ यदि री आता है, री के साथ कोई अन्य स्वर आता है तो ये हो जाएगा र। यहाँ पे आपको ये चीज़ का ध्यान देना होगा कि अगर अ के बजाय आ जाता है तो आपको य के बजाय या कर देना है,
यहाँ पे एक मंत्रा आप जोड़ेंगे तो यहाँ पर भी आपको मंत्रा जोड़ना पड़ेगा। ये फार्मूला है ईण संधि का। एग्जाम्पल देखते हैं, उसके बाद आपको ये पूरा क्लियर हो जाएगा। इति धन आदि, तो इसमें क्या है, अगर आप इसमें देखेंगे तो बड़ी छोटी ई का मंत्रा और इसके बाद है आ, यानी ई के बाद आ आया है तो क्या हो जाएगा या। जैसा कि हमने आपको बताया, ओ आता है तो यो होता है, आ आता है तो या हो जाएगा, क्योंकि एक मात्रा यहाँ बढ़ रहा है तो यहाँ पर भी एक मात्रा को बढ़ा देना है। उसी तरह इसमें बड़ी ई है, बड़ी ई के बाद आ है, यानी कि अगर इसको आप इस तरह लिखें तो आ है तो इसका क्या हो जाएगा या होगा, यानी कि देखिए यहाँ पे पर्यावरण हो गया है। तो आपसे एग्जाम्पल में, अगर एग्जाम्पल के तौर को आप अच्छी तरह से समझ जाते हैं तो एग्जाम में आपसे इसी तरह पूछा जाएगा कि पर्यावरण कौन सी संधि है। ऑप्शन दे दिया जाएगा गुण संधि, वृद्धि संधि, दीर्घ संधि, और ये भी पूछा जा सकता है कि आप इसका संधि विच्छेद करिए तो आपको परिधन आवरण लिखना होगा। अनुधन अ, जो कि अगला एग्जाम्पल है, तो इसमें क्या है, ऊ है और ऊ के बाद अ आया है, यानी कि जब ऊ के बाद अ आता है तो क्या हो जाता है व, यानी कि देखिए यहाँ पे ऊ और अ के बाद व आया है तो यहाँ पे व हो गया है। इसी तरह ये स्वागत वाला जो एग्जाम्पल है कई बार पूछा जाता है, तो सुधन आगत, तो यहाँ पे ऊ का मंत्रा है, यहाँ पे आ है, और ऊ के बाद जब आ आता है तो क्या हो जाता है व हो जाता है। अगर आ आएगा तो वा हो जाएगा, जैसे कि हमने आपको बताया था कि अगर आ आता है ऊ के बाद तो वा हो जाएगा। अगला है कि अभिधन आगत, बड़ी ई के मंत्रा बड़ा, बड़ी ई के बाद बड़ा मतलब कि आ गया है तो इसका मतलब क्या होगा य होगा। तो इस तरह आपको जो इनका संधि विच्छेद है उनको भी याद रखना होगा, जैसे स्वागत का सुधन आगत, अभ्यागत का अभिधन आगत, अनुय का अनुधन अय। इस तरह बढ़ते हैं अंतिम संधि के तरफ, जो कि स्वर संधि का अंतिम है और ये पांचवा होता है, ये है अयादि संधि। अयादि संधि थोड़ी सी बड़ी है और इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। हालांकि अधिकतर क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, जैसे कि नयन, पावक, पवन, इस तरह के कई एग्जाम्पल यहाँ से बनते हैं। यहाँ पे क्या है कि ए या फिर ए, इसके साथ अगर कोई भी, अगर ए के बाद आए, पहले एक एक हम बता देते हैं, ए के बाद अगर कोई आए तो ये हो जाएगा अय। अगर ए या फिर आय के बाद, अगर आय के बाद कोई आएगा तो ये हो जाएगा आय। देखिए थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है इसमें। अगर ओ के बाद कोई आता है, ओ के बाद ये हो जाएगा अव, और अगर इसके साथ औ के साथ आता है तो ये हो जाएगा आव। बस आपको यही चारों को देखना है। अगर ए के साथ अ आता है तो अय, आय के साथ अ आता है तो आय, ओ के साथ अ आता है तो अव, औ के साथ अ आता है तो आव हो जाता है। जैसे कि पहला एग्जांपल देखिए, नेधन अन्न, यानी कि यहाँ पे बड़ा एक मंत्रा है और बड़ा ए नहीं है, सिंगल ए है, मतलब कि ए है और यहाँ पे अ आ गया, तो जब ए के बाद अ आता है तो क्या होता है अय, यानी कि ने धन अन बराबर है नयन। उसी तरह इसमें बड़ा ए है, मतलब कि जिसको हम आय बोलते हैं, तो आय वाले में क्या होता है आय हो जाता है, यानी कि यहाँ पर एक बड़ा मतलब कि आ का मंत्र लग जाएगा। तो अगला है भो धन अन्न, यानी कि इसका हो जाएगा भवन। ओ के बाद अ आया है तो ओ के बाद जब अ आएगा तो क्या हो जाएगा अ। तो इस तरह ये अगला एग्जाम्पल है पोधनित्र, यानी कि पवित्र।